हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए मैथ के जो आपके 4 दिसंबर तक पेपर हो चुके हैं उन सभी 18 शिफ्टों के जो सवाल आए हुए हैं उनका हम निचोड़ इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि वे सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक 18 शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं एक है ए और एक है यहाँ पर बी। तो जो ए की आय है वह 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। अगर बी की जो आय है वो 4 है तो ए की हो जाएगी 5। अब यहाँ पर एक सी भी है और सी की आय ए और बी की आय के योग का 65% कम है, यानी कि 35% है उनके योग का। तो उनका योग होगा ए और बी का 5 और 4 9, और इसका निकाल लेंगे हम 35%। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 35 और 100 ये कटेगा 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 यानी कि 20। अब 20 की गुणा ए और बी में कर लेंगे तो 20 पंचे हो जाएगा 100 और 20 चौके हो जाएगा 80 और यहाँ पर 9 सत्ते हो जाएगा 63। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी का जो रेशियो है वह निकल कर आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है कि जो सी की आय है वह ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर सी की आय ये है और ए की आय ये है। तो 100 से यह 37% कम है। तो यानी कि जो सी की आय है वह ए की आय से 37% कम होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 37%, ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यह वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है और यदि वह मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और वह पिछली बचत में भी 20% अधिक बचाता है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर है आय में 20% की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर बचत में भी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि व्यय में भी 20% की वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम इसको कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। तो 30% मान लेते हैं उसकी मासिक आय है यहाँ पर 10 रुपये। अब 30% बचाता है यानी कि 7 रुपये खर्च करता है और 3 रुपये बचा लेता है। इसके बाद आय में होती है 20% की वृद्धि और बचत में भी हो जाती है 20% की वृद्धि। अब हमें ज्ञात करना है कि जो उसका खर्चा है वे है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो चुकी है। तो 10 को का गुणा 20 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200। 7 का गुणा x करेंगे तो 7x और 20 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर 7x का मान आ जाएगा 200 माइनस 60 यानी कि 140। यहाँ से x का मान आ जाएगा 20%। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 20%, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु है 29 वर्ष। तो एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु है 29 वर्ष। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो यहाँ पर टोटल जो संख्या होगी वो हो जाएगी 21।
जिसकी वजह से एक एक वर्ष की आयु सभी की बढ़ जाती है। तो इस 29 वर्ष में हम 21 वर्ष को ऐड कर लेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। यानी कि जो शिक्षक की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 50 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 50% की मूल्य की वृद्धि करता है और 20% छूट देता है। तो एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक होता है आपका मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर हो जाएगा मार्केट प्राइस और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर एक दुकानदार है, वह अपने क्रय मूल्य पर 50% मूल्य की वृद्धि करता है। तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/2। यानी कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस 2 का है तो वह मार्केट कर रहा है 3 रुपये का। इसके बाद है कि 20% की छूट भी देता है। तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाती है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। यानी कि यदि वह 5 की वस्तु है तो उसको दे रहा है 4 में। अब यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकाल लेंगे रेशियो। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम 5 रखते हैं और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 तियाँ हो जाएगा 15 और यहाँ पर 4 तियाँ हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल कर आ चुका है। अब हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि यदि 660 रुपये लाभ होता है तो लाभ यहाँ पर हम हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में देखते हैं। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 12 और कॉस्ट है 10। यानी कि यहाँ पर 2 रेशियो का प्रॉफिट हुआ है और 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 660 रुपये हमें दी गई है। अब हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि लाभ और छूट के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर लाभ है 2 रेशियो और छूट की बात करें तो यहाँ पर 15 पर हमने 12 रुपये की दे दी है, यानी कि 3 रेशियो की छूट दी। तो उन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 660/2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 330 रुपये। यानी कि प्रॉफिट और जो छूट के बीच का अंतर है वो आ जाएगा 330 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक शंकु है और शंकु में ये होती है आपकी हाइट और ये होती है त्रिज्या और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई है 5 और यहाँ पर त्रिज्या और हाइट बराबर है। तो मान लेते हैं दोनों को x और x हैं। अब हमें ज्ञात है कि जो आयतन होता है शंकु का वो होता है 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर दोनों जुड़कर हो जाएगा 2x² और बराबर में आ जाएगा 25। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5/√2। यानी कि जो हाइट होगी और जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी दोनों 5/√2। अब यहाँ से हम इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे तो 1/3 पाई का मान पाई इंटू में r² यानी कि 5/√2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 इंटू में h। तो h भी त्रिज्या के बराबर ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/√2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 पंचे 125 पाई अपान में 3 दूना 6√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 42 का मतलब होता है यहाँ पर 6 गुणा 7। अब 6 का मतलब होता है यहाँ पर कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे तो 8 2 10, 9 19 और 9 4 13 23। तो ए ऑप्शन नहीं है 3 का मल्टीपल। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है 4872। तो 7 2 9 और 9 8 17, 7 4 11 21, जो कि आपका 3 से कट रहा है। इसके बाद सी में है 4998, जो कि आपका 8 4 12, ये भी 3 से कट रहा है। इसके बाद है डी 4956, जो कि आपका 3 से कट रहा है। इसके बाद हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में 7 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 7 6 42, 7 9 63 और यहाँ पर आपका नहीं कट रहा, यानी कि यह ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 4998। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 7 49, 7 1 9 7 और 7 4 28, यानी कि ये 7 से कट रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है 4956। तो 7 7 49 और 7 8 56, यानी कि ये भी ऑप्शन कट रहा है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या को देख लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 4998। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4998। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं 1 2 और 3 के अनुपात में। यहाँ पर 1 2 और 3 के अनुपात में रखे गए हैं और 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो मान लेते हैं कि 1 रुपये का यहाँ पर एक सिक्का है, तो रुपया हो जाएगा 1। इसके बाद 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो यहाँ पर भी 1 रुपया होगा और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4 रुपया। अब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो 4:4:3 आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो 4 और 4 8 3 11, यानी कि 11 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 110 रुपये है। हमें ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो कि है यहाँ पर 4 रेशियो। तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपये। अगर 50 पैसे के 40 रुपये हैं तो उसमें सिक्कों की संख्या हो जाएगी 80। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 सिक्के। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का यह क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है और पुलिसकर्मी और चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देर से चला तो वह कितनी दूर पर चोर को पकड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि जो पुलिस है वो कितनी डिस्टेंस तय कर चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह वाला फार्मूला होता है। यहाँ पर S1 का मान है 8, S2 का मान है यहाँ पर 6 और दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 और समय है यहाँ पर 10 मिनट और अपान में कर लेंगे 60। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपका 6 धाम 60 और 60 कैंसिल और 2 चौके 8, यानी कि 4 किलोमीटर के बाद जो पुलिसकर्मी है वह चोर को पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 किलोमीटर होगा। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 गोलों के आयतन का अनुपात है 512:3375। उनके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो जो गोले का आयतन होता है वह आपका त्रिज्या के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो अनुपात है वो है 512:3375।
और जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका त्रिज्या के स्क्वायर के। तो यहाँ पर आयतन दिया गया है यानी कि आयतन का अनुपात यहाँ पर है 512 अनुपात में 3375। तो हम इन 512 और 3375 का निकालेंगे क्यूब रूट। तो 512 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8 और जो 3375 का होता है क्यूब रूट वो होता है 15। यानी कि 8 का जो क्यूब होगा वो होगा 512 और 15 का क्यूब होगा 3375। अब हमें ज्ञात करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वह कितना होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है यानी कि उसकी त्रिज्या जैसे बढ़ेगी वैसे ही क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। यानी कि जो गोला होगा उसकी जो क्षेत्रफल होगा उसका जो रेशियो होगा वो 64:225 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 64:225। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 6% वार्षिक दर पर उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 है तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि उधार ली गई जो राशि थी यानी कि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल क्या था। तो पहले 3 वर्ष के लिए जो उधार में दी गई थी वो थी 6% वार्षिक। तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पर 6% वार्षिक थी तो 6 त्रिक हो जाएगा 18%। इसके बाद 9% वार्षिक दर के लिए यहाँ पर 5 वर्ष के लिए है। तो 5 वर्ष के लिए है यहाँ पर 9% वार्षिक दर पर। तो 9 पना हो जाएगा आपका 45%। इसके बाद अगले 8 वर्ष के बाद की अवधि के लिए है 13%। तो टोटल यहाँ पर है 11 वर्ष। अब यहाँ पर 5 और 3 8 वर्ष हो चुके हैं तो बचा यहाँ पर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए है 13%। तो 13 तिया हो जाएगा 39% टोटल। अब हम इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 9 5 14 और 8 22, रिमाइंडर 2, 4 3 7 1 8 और 2 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 102% टोटल। जबकि यहाँ पर कुल ब्याज दिया गया है 8160। तो 102% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8160। अब यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो 100% की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8160 अपान में 102 और इंटू में 100। तो यहाँ पर 102 से ये आपका जाएगा आपका 80 बार। तो 80 और गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8000 रुपये। यानी कि जो पहले मूलधन था वो यहाँ पर था 8000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8000 ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 649 फैक्टोरियल के अंत में लगातार शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 649 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 649 गुणा 648 ऐसे ही गुणा करते करते हमें 1 तक का गुणा करना है। तब हमें ज्ञात करना है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि 649 को आपको 5 से काटना है और वह पूरी तरह से कटे या फिर ना कटे, लेकिन हमें हमेशा 5 से ही इस संख्या को काटना है। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम हो जाएगा, 5 बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 नवा 45। इसके बाद इस 129 को फिर से 5 से ही विभाजित करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 5 बचा हो जाएगा 25। अब इस 25 को भी 5 से ही विभाजित करेंगे तो 5 बचा 25। अब इस 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकन्नम आ जाएगा 5। अब हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो इतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो 5 1 6 5 6 5 हो जाएगा आपका 11 और 9 20, रिमाइंडर आ जाएगा 2।
इसके बाद 2 और 2 4 और 2 6 और 1 यहाँ से ये, तो यहाँ पर ये शून्यों की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी निकल कर 160, यानी कि 649 फैक्टोरियल के अंत में जो लगातार शून्य होंगे वो होंगे 160। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 160। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया और यदि उनके लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 के अनुपात में है तो उनके निवेश का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में होता है टाइम, लेकिन यहाँ पर हमें निवेश ज्ञात करना है यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपान में टाइम। तो यहाँ पर प्रॉफिट है यहाँ पर 5, 7 और 8 के अनुपात में, तो हम लिख लेंगे 5, 7 और 8 का अनुपात। अब यहाँ पर है जो महीना यानी कि टाइम, तो यहाँ पर लग रहा है 14 महीने, दूसरे वाले को यहाँ पर 8 महीने और तीसरे वाले को 7 महीने। अब हम इन तीनों का कर देंगे बटा। अब यहाँ पर हम 14, 8 और 7 के एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 14, 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56। तो 56 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौको 56 और 4 पंचे यहाँ पर आ जाएगा 20 रेशियो। इसके बाद 8 सते 56 और 7 सता 49 आ जाएगा। इसके बाद रेशियो 7 अठे और 8 अठाई 64 आ जाएगा, यानी कि जो उनके इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का अनुपात होगा वो आ जाएगा 20:49:64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20:49:64 ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 48% वोट मिले। यदि एक उम्मीदवार को 48% वोट मिल जाए तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे 52%, क्योंकि होता है टोटल 100%। अब इसके बाद दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गए, यानी कि जो ये 48% वाला है यह 756 वोटों से हार चुका है, तो इसको मिले हैं 52%, यानी कि यहाँ पर 4% का डिफरेंस है। तो 4% की यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है वो है 756 वोट। अब यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगा कुल वोटों की संख्या। यहाँ पर 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 756 अपान में आ जाएगा 4 और इंटू में कर देंगे 100 को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम हो जाएगा 4, बचेगा आपका 3, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 अट्ठे हो जाएगा आपका 32, बचेगा 3 और 4 निया हो जाएगा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 189 और 00। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18,900 ऑप्शन नंबर 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि सबसे छोटी सम अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इन सभी का जो योग होता है वो होता है 1062। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1062। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर 1000 तक की यदि इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने शून्य होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यदि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और बाकी का 0। इसके बाद इसको हम फिर से 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्नम 5। जो रिमाइंडर बचता है उसको रहने देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 5 से डिवाइड करना है। अब जो शून्यों की संख्या होगी दाईं ओर वो इन सभी का योग होगा, यानी कि 200 से लेकर यहाँ 1 तक का योग होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन सभी को तो 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक आएगा 9। तो इकाई का अंक इन 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 249। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में
आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में डेफिनेटली कर लेंगे और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा। यदि हम सभी अभाज्य संख्याओं को देखें तो आपका 2 होता है, 3 होता है, आपका 5 भी होता है और ऐसे ही डॉट डॉट करके होता है। लेकिन यदि हम इनका 2 और 3 और 5 में है आपका 2 और 5, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 और 10 में आपका यूनिट डिजिट आता है 0, यानी कि इसमें इकाई का अंक होगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3। यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 करके 10 की पावर 100 तक है और इसमें हमें 6 का भाग देना है। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर है पावर 100, तो हम 100 का गुणा जो कर देंगे उसको 4 से कर देंगे और अपान में कर देंगे 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और इसको 6 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36 बचेगा 4 और फिर से 6 छंग 36 बचेगा 4, यानी कि यहाँ पर आपका शेषफल आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस में 3 की पावर 28 में निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 की पावर 25 को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस में बचेगा 3 की पावर 2 और प्लस में बचेगा आपका 3 की पावर 3। अब हम यहाँ पर 3 की पावर 25 हमारा कॉमन है। अब 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 3 त्रिका 9 और 3 की पावर 3 का मान 27 होगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है आपका 3 की पावर 25, अब ऐड करेंगे तो 27 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखेंगे कि हम 40 किसका गुणज है। तो 40 ना कि 1100 का गुणज है, ना 11 का गुणज है, ना 7 का गुणज है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3, ऐसे ही डॉट डॉट करके 20 की पावर 3 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम n का जो क्यूब का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान में होता है 4। हम इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का योग आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यदि 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और इंटू 20 के बाद 20 प्लस 1 तो 21 और 21 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 441 और अपान में है यहाँ पर 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एक का नाम हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 441 है, अब यहाँ पर 2 जीरो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो शेषफल बचता है 36, इस 36 में हमें भाग कर देना 13 का और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर होता है आपका 13 दूना 26, 10 आपका रिमाइंडर बचता है। तो यानी कि यदि उस संख्या में 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 रिमाइंडर शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अपान में 1 गुणा 2 प्लस में 1 बटा 2 गुणा 3, ऐसे ही करके 1 अपान में 9 गुणा 10 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि अंतर और अपान में गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट वाली संख्या और शुरू वाली संख्या का अंतर करेंगे। तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अब इन दोनों का गुणा करने लेंगे तो 10 एकन्नम होता है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 बटा 10, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा
और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है। तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कर करके पूरी इनफाइनाइट तक होती है। और यदि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा कर दें तो वह संख्या पूरी से 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 411 गुणा 382 गुणा 764 गुणा 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक का 6, 6 चौको 24, 24 में आपका इकाई का अंक होगा 4। इसके बाद इस 4 की गुणा हम इस वाले 2 से करेंगे। तो 4 दूना 8, इकाई का अंक यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 का नाम 8, तो यानी कि इकाई का अंक होगा यहाँ पर 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर है आपका 17 की पावर 200 अपान में करना है 18। तो यदि हम 18 का डिवाइड 17 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अब माइनस के 1 की पावर 200 करेंगे तो यहाँ पर आपका इवन नंबर है 200, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 1, यानी कि यदि हम 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। कि साइन थीटा प्लस में है कोसेक थीटा का मान है 2। तो हमें ज्ञात करना है कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कोसेक की पावर 120 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 अपान में साइन थीटा, और इसका मान हमें ज्ञात है 2। अब हमें एक चीज़ हमेशा पता है कि x प्लस 1 अपान एक्स का मान 2 तभी होता है जब x का मान हो 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका साइन थीटा प्लस में 1 अपान साइन थीटा का मान 2 है, तो यह तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा का मान हो 1। तो यहाँ पर हमें ज्ञात हो चुका है कि साइन थीटा का मान आ चुका है 1। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है साइन थीटा की पावर 120। तो 1 की कितनी भी पावर कर ली जाए उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1। इसके बाद प्लस यहाँ पर है कोसेक की पावर 120 थीटा। तो हमें यह भी ज्ञात है कि यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो कोसेक थीटा उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो 1 का अपोजिट आपका 1 ही होगा, यानी कि कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1। अब कोसेक थीटा की पावर है 120, तो 1 में कितनी भी पावर हो उसका मान होता है 1। तो कोसेक 120 थीटा का मान भी 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2, यानी कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कोसेक की पावर 120 थीटा का मान आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और ये सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो पहले आप अपने से उसको लगाइए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद आप आगे की वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष है ए 1,4, बी है 7,8 और सी है 10,12 वाले एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक को हमें करना है फाइंड आउट कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक होता है कि सभी का आपको करना है ऐड और उसका निकाल लेना है एवरेज। तो यहाँ पर हम शीर्ष ए में है 1,4, तो इसमें 1 को ऐड करेंगे, प्लस में बी वाले के 7 को ऐड करेंगे और सी वाले को 10 को ऐड करेंगे और इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे, फिर बी वाले में 8 को और फिर सी वाले में 12 को और इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर 7 और 10 70 और 1 18 और 18 की डिवाइड कर देंगे 3 से और कामा में आ जाएगा 12 8 20 और 4 24 अपान में 3।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छंग हो जाएगा 18 और 3 अठे हो जाएगा 24। तो यहाँ पर जो केंद्र के निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे 6,8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6,8, ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होगा। तो हमें पता है घन का विकर्ण होता है √3 इंटू में a, और इसका मान यहाँ पर दिया गया है 24। तो यहाँ से हम a का मान फाइंड आउट कर लेंगे जो कि घन की होती है भुजा। तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 24 अपान में √3। अब √3 है, यहाँ पर है 24, तो 8 त्रिक होता है 24। तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 8√3। अब हमें ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 का मान 6 होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आता है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर इन तीनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64 इंटू में 6 त्रिक 18। अब 18 चौके होता है 72, अंत में आएगा 2, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। तो 18 चौके होगा 72, रिमाइंडर आएगा आपका 7, और 18 छक्का 108, और 108 और 7 हो जाएगा आपका 115, यानी कि 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत है PQRS। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक आयत को बना लेते हैं जिसका मान है PQR और S। इसके बाद इसके विकर्ण हैं O पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके विकर्णों को ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके विकर्ण O पॉइंट पर मिलते हैं। यदि QOR बराबर है 36 डिग्री, तो यहाँ पर QO और R इस कोण का मान हमें ज्ञात है 36 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है OPS का मान, यानी कि OP और S, यानी कि इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो आयत की प्रॉपर्टी होती है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर भुजाओं के होते हैं, यानी कि ये चारों भुजाएं आपकी आपस में बराबर होगी। यानी कि यदि समान भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ये और कोण ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण ये यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा। अब हमें पता है यहाँ पर है 36 डिग्री, तो इस वाले कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी आपका हो जाएगा 36 डिग्री। अब हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन त्रिभुज में देखें OPS में, तो यहाँ पर 3 कोण है। अब तीनों कोणों का योग होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर x और x हो जाएगा 2x, और 2x का मान यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस का 36 डिग्री। तो यहाँ पर 180 में हम 36 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर 1। अब इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी कि बाकी के 2 कोणों का मान आ जाएगा 72 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक आयत है PQRS। ये फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी ज्ञात कर चुका है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि A² प्लस में B² का मान है 90 और AB का मान है 27, तो हमें ज्ञात करना है कि A + B अपान में A - B का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर हमें ज्ञात है A + B का मान अपान में A - B का मान ज्ञात करना है। तो हम इस तरफ दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A² प्लस में
बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab और अपान में a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है यहाँ पर आपका 90, तो लिख लेंगे हम 90। इसके बाद करेंगे प्लस और 2ab, तो ab का मान है 27 और 27 का 2 गुना होता है आपका 54 और अपान में ठीक इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 90 और 2ab का मान हो जाएगा यहाँ पर 54। अब 90 और 54 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 और अपान में आ जाएगा 90 में से 54 को यहाँ पर कर देंगे माइनस, तो 10 में 4 जाएगा तो 6 और 8 में से 5 जाएगा तो आएगा 3। अब इनका कर देंगे यहाँ पर रूट, क्योंकि इस तरफ हमने किया था स्क्वायर, तो 144 का रूट हो जाएगा 12 और 36 का रूट हो जाएगा 6। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी अपान में a माइनस बी का मान आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा यह है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 110 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर यदि हम बड़ी संख्या को 3 मान लें, इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे, तो यदि हम बड़ी संख्या को 3 मान लें तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 2 और यदि बड़ी संख्या को 5 मान लें तो छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4। यदि बड़ी संख्या को 11 मान लें तो छोटी संख्या हो जाएगी 10 और यदि बड़ी संख्या को 7 मान लें तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 6। अब यहाँ पर इन दोनों का हम गुणनफल से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूना होता है 6, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 5, तो 5 चौके होगा 20, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 11 धाम 110, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर कि ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को कोई अलग तरीके से करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सबसे स्मार्ट अप्रोच हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इस प्रकार से कुछ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए जो है, तो ए है वह यहाँ पर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जो ए है वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और उस कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि वह 9 घंटे में यदि कार्य करे तो कितने दिन लगेंगे। तो 9 घंटे कार्य करा तो उसको कितना दिन लगेगा, हम यहाँ पर ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 की वैल्यू x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 छक्का 90 और 90 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 10, यानी कि जो ए है वह 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम बी को भी इसी प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे कि बी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बी जो है वो 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है, यानी कि वह बी जो है वह 5 घंटे कार्य करता है और उस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि वह 9 घंटे कार्य करे तो कितने दिन उसे लगेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 50/9 दिन, यानी कि जो b है वह उस कार्य को 50/9 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब हम इन दोनों को एक साथ काम करवा कर निकाल लेंगे दिनों की संख्या। तो यहाँ पर जो a है उसको लग रहे हैं आपको यहाँ पर 10 दिन लग रहे हैं a को, और जो b है उसको लग रहे हैं 50/9 दिन। तो जो b है उसको यहाँ पर 50/9 दिन और जो a है उसको लग रहे हैं 10 दिन। अब यहाँ पर हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 50 जो होगा टोटल वर्क यानी कि टोटल काम। अब 10 की डिवाइड 50 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 जो कि ए की एफिशिएंसी होगी।
अब यहाँ पर 50/9 का डिवाइड करेंगे 50 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, जो कि बी की एफिशिएंसी होगी। अब हमें ज्ञात करना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो यहाँ पर है 50, और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर 5 और 9, 9 5 14। 50 में 14 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 बटे में आ जाएगा 7 दिन। अब 7 से 25 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 21, बचेगा 4, अपान में आ जाएगा 7। तो 3 सही 4/7 दिन में ए और बी मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 सही 4/7 दिन, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 556 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये एक स्थान है ए से बी, जो कि यहाँ पर बी से चलता है सुदीप और ए से चलता है विष्णु, और टोटल जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो है यहाँ पर 556 किलोमीटर, जो कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दी गई है। अब इसके बाद जो ए है यानी कि जो विष्णु है वह सुबह 10 बजे चलता है और उसकी जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर पर आवर, और जो सुदीप है उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर और वह 2 बजे चलता है, यानी कि जो विष्णु है वह 2 बजे तक अकेले चलता है। तो इसकी हम अकेले की डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो विष्णु है वह 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 बजे से 2 बजे तक यानी कि 4 घंटे अकेले चल रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आ जाएगी 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 किलोमीटर, यानी कि जो विष्णु है वह 168 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है 2 बजे तक में। यानी कि हम यहाँ पर 168 किलोमीटर को 556 किलोमीटर में यानी कि टोटल डिस्टेंस से सबसे पहले माइनस कर लेंगे। तो 556 में से हम 168 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, 4 में से 14 में से 6 जाएगा तब भी 8 आएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब जो टोटल डिस्टेंस बची है वो बची है यहाँ पर 388 किलोमीटर। अब यहाँ से आपका विष्णु भी जाएगा और यहाँ से सुदीप भी जाएगा, क्योंकि सुदीप भी 2 बजे से चलना प्रारंभ कर देता है। अब ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी जुड़ेगी। अब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो है 388, तो 388 अपान में कर लेंगे दोनों की डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो विष्णु की डिस्टेंस है दी गई है वो है 42 किलोमीटर पर आवर और सुदीप की है 55 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 5 4 9, यानी कि 97 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार, यानी कि 4 घंटे के बाद विष्णु और सुदीप एक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 बजे से स्टार्ट करते हैं, 2 बजे के बाद 4 घंटे और ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6 घंटे, यानी कि 6 PM पर सुदीप और विष्णु मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 PM, ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आप क्वेश्चनों को अपने से सॉल्व करें, जब क्वेश्चन आपके अपने से सॉल्व ना हो तभी वीडियो को आगे देखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 85, 85 और 154 मीटर हैं। तो हमें जब भी त्रिभुज की विमाएं ज्ञात हो तो हम जो फार्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल के लिए वो लगाते हैं हम हीरोइंस फार्मूला, जबकि यहाँ पर हमें 2 भुजाएं जो दी गई हैं वो दी गई हैं यहाँ पर सेम भुजाएं हैं, यानी कि यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ये है 85 और ये है 85, और जो नीचे की भुजा है वो यहाँ पर है आपकी 154, जो कि टोटल लंबाई है यहाँ पर 154। अब यहाँ पर हम ऊपर से एक लंब डालेंगे तो यहाँ पर ये हो चुका है आपका लंब, जो कि यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, और इस रेखा को 2 बराबर भुजाओं में विभाजित भी करेगा, जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 77 मीटर और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 77 मीटर।
अब जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है ये हाइट और ये एक भुजा, इन दोनों में से कोई एक भुजा। तो यहाँ पर जो हाइट होगी उसे हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर है 85 और यहाँ पर है 77। तो 85, 77 और 36 का एक होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 36। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 इंटू में आ जाएगा आपका 77। तो 77 की गुणा हम 36 से करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी कि अंत में आएगा आपका 2। तो अंत में 2 वाले ऑप्शन यहाँ पर 2 हैं, यानी कि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन आपका जो डी है, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर है 77 जो कि 11 का मल्टीपल है। अब हम इन दोनों ऑप्शनों में 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 2 9 और 8 2 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2772, यानी कि यहाँ पर जो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आ जाएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर है 41 तो x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस में y माइनस 21 की पावर 2021 का मान हमें ज्ञात कर लेता है। तो मान लेते हैं कि x का मान यहाँ पर है आपका 20, x का मान 20 है और y का मान हम 21 रख लेंगे और इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई बराबर है 41। यहाँ पर भी आपका x प्लस वाई बराबर है 41। अब यहाँ पर x माइनस 20 है तो x की वैल्यू 20 है और माइनस में भी 20 है। तो यहाँ पर x माइनस 20 है तो 20 में से 20 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है। इसके बाद है प्लस। अब प्लस के बाद है y माइनस 21, तो y का मान है 21, तो 21 में से 21 चला जाएगा तो आ जाएगा 0। अब 0 की कोई भी पावर हो उसका मान आता है 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यह है कि पी क्यू और आर एस एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त को बना लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा यह एक वृत्त है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक वृत्त को बनाएंगे तो ये हमारा एक वृत्त है। अब इसकी 2 जीवाएं को निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, जिनके नाम पी क्यू है और ये जीवा है आर एस। अब पी क्यू की लंबाई जो है वो है 48 सेंटीमीटर और जो आर एस की लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है और उनके बीच की जो दूरी है वो है 22 सेंटीमीटर। अब इनके जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर है आपकी 22 सेंटीमीटर और मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर केंद्र है वृत्त का। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाली हमें लंबाई ज्ञात करना है कि ये वाली लंबाई क्या होगी। अब जो ये यहाँ पर केंद्र से एक सीधी रेखा आती है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है और इस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आर एस की लंबाई है 40, तो दोनों तरफ हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है आपकी व्यास। तो व्यास बराबर होता है आपका 2r, जो कि यहाँ पर आपका बड़ा होगा 48 से, क्योंकि यहाँ पर 48 सेंटीमीटर सबसे बड़ी जीवा है। अब यहाँ पर r जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 24 से, जो त्रिज्या होगी वो होगी 24 से बड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को देखें और ऑप्शन डी को देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है, जिसमें 25 और 35 है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को रख कर चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन ए में है 25, तो मान लेते हैं त्रिज्या का मान है यहाँ पर 25, तो 25 20 और यहाँ पर आपका 15 का होता है ट्रिपलेट। तो ये वाली जो भुजा है बीच वाली ये आ जाएगी आपकी 15। इसके बाद यहाँ पर भी हम 25 रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 25 रखेंगे और यहाँ पर है आपका 24, तो 25 24 और 7 का भी एक ट्रिपलेट होता है और इन दोनों की भुजाओं का जो बीच की दूरी है वो है 22 और 15 और 7 भी आ गया 22, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का 25 जो आंसर है वह बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, जो कि होगी वृत्त की त्रिज्या। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 111 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो n के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर संख्या है 119, तो जो इनका औसत होगा वो आपका 119 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा 119। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 38 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ की लंबाई होती है उसको एल कहते हैं और जो ऊंचाई होती है उसको बी कहते हैं, और जो यहाँ पर ऊंचाई एल बी एच का जो मान है वो यहाँ पर है 38 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण है 22 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू में एल बी प्लस का बी एच और प्लस का एच एल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों तरफ कर लेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 LB प्लस का BH और प्लस का आ जाएगा आपका HL और बराबर में आ जाएगा 38 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर जो होता है वो होता है विकर्ण की लंबाई। तो आपको विकर्ण का फार्मूला पता होगा कि डी बराबर होता है आपका एल स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर रूट के अंदर। तो रूट हटेगा तो दोनों तरफ लग जाएगा स्क्वायर, तो यानी कि डी स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि विकर्ण के स्क्वायर की। तो विकर्ण यहाँ पर है 22 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर और प्लस में अब 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल, ये आपका होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ये होता फार्मूला और बराबर में आ जाएगा आपका 38 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो 38 स्क्वायर में से हम 22 के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 38 का स्क्वायर माइनस का 22 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे बीजगणित का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी करेंगे तो 38 और 22 हो जाएगा आपका 60, और a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर 38 में से 22 को घटा देंगे तो आ जाएगा 16। अब दोनों की गुणा कर देंगे तो 16 छक्का हो जाएगा 96, यानी कि 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि समीकरण 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस में एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो एम का मान हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।